विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया है। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन में हिस्सा लिया। साथ ही संबोधन में चुनावी एजेंडे के अलावा मिशन 2022 को लेकर तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बनने पर मूर्ति या स्मारक नहीं बनाएंगे, बल्कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और यूपी की सूरत भी बदलेंगे। चार रही सरकारों में मैंने अपनी चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियाँ आदि स्थापित की। ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज़्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है। मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा कि ये पार्टी झूठी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी झूठे प्रचार से बचना चाहिए। साथ ही कहा कि डबल इंजन की सरकार का विकास नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इस सरकार के दोनों ड्राइवर गायब हो गए। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल और जरूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। उधर इटावा पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता इस सरकार का सफाया करने को तैयार बैठी है। प्रदेश में सब कुछ ठीक है तो बीजेपी की सरकार प्रदेश से हट जाएगी। भाजपा ने जो भी वायदा किया वो पूरा नहीं किया। आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई दोगुनी हो चुकी है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और विकास रुक गया है। ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। और अब खबर लखनऊ से, जहां अतीक अहमद की पत्नी ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की है। लखनऊ में ओवैसी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। अतीक परिवार के पार्टी में जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, ओवैसी ने ये बयान दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है। यूपी में 37% बीजेपी विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हैं। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया।
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की मैं इजाजत नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि ओवैसी साहब कुछ नया नहीं कर रहे, तो वही कर रहे हैं जो आजादी से पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग करते थे। ओवैसी साहब के पास यूपी के नौजवान किसानों और विकास के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ओवैसी वही काम कर रहे हैं जो हिंदू महासभा के लिए मुस्लिम लीग किया करती थी। दोनों कट्टरता के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चलाते थे और उसके बाद साथ में सरकारें चलाते थे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। एक एडीआर की रिपोर्ट कहती है, ओवैसी साहब ने खुद बताया कि बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी और भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता विधायक मंत्री हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी उसी तरीके से ज्वाइनिंग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है ओवैसी के पास। अयोध्या पहुंचे ओवैसी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। यहां सभा में उन्होंने मुस्लिमों के हिस्सेदारी और हक की बात की और कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत और तैयारी से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो यूपी में मुस्लिमों के हक की बात उन्होंने की और कहा कि सबसे कम पढ़े लिखे मुस्लिम यहां पर हैं, ऐसे में उनके हक की लड़ाई हम इस बार के चुनाव में लड़ने वाले हैं। तो ओवैसी ने भी शंखनाद कर दिया है। आज एक तरफ अतीक अहमद की पत्नी ने भी उनका साथ थामा, पार्टी का दामन उन्होंने थामा और आज से अयोध्या से ही चुनावी शंखनाद ओवैसी ने किया। वहीं वाराणसी के गोकुल धाम में आज कांग्रेस का विशेष परीक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने की रणनीति समझाई गई। कार्यक्रम को परीक्षण से पराक्रम का नाम दिया गया, जिसमें जनता के बीच पार्टी की रणनीति को पहुंचाने पर बात की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है और आज कांग्रेस का प्रशिक्षण से पराक्रम शिविर चल रहा है। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, किस तरह का सेशन, किस तरह का यहाँ पे जो प्रशिक्षण शिविर है वो क्या है, उसके पीछे क्या है? जब से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हुई हैं, तब से जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई, जिला और शहर का। वहीं बीती रात हुई बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बैठक में सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी बात हुई। संजय निषाद ने कहा कि अधिकतर मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बन गई है ना, और उसको आर्थिक स्रोत, आर्थिक सुविधाएं देनी चाहिए थी उनको, और कैसे मिले, और उसके लिए उस पर कानून बनना चाहिए था। जहां ब्राह्मण सम्मेलन की बात आ गई प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का, तो प्रबुद्ध मतलब दूसरा, बुद्ध मतलब बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान हमेशा आगे रहता है, पीछे नहीं रहता है। तो जब बुद्धिमान आगे रहता है तो या तो बहन जी बुद्धिमान हो या तो ये बुद्धिमान लोग हों। तो अगर बुद्धिमान पीछे चलता है बहन जी के, तो इसके मतलब कहाँ बुद्धिमान है? बुद्धिमान ये आगे रहे, बहन जी पीछे रहें। तो अगर ब्राह्मण तो आज पॉलिटिकल स्पीकर है ना, करने की जो भी प्रोसेस थे वो लगभग तय हो चुके हैं। बाकी सीट और जीत पर बात हुई, और सीट और जीत छोटा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। किन किन सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल जीत सकती है, एक बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, और आज पुनः शाम को बैठक है। शाम को तय हो जाएगा कितनी सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी। सपा विधायक इरफान खान के पत्र को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। विधानसभा में नमाज के लिए प्रेयर हॉल की मांग पर सियासी पारा चढ़ा है। भाजपा का कहना है कि इबादत के लिए मस्जिदें हैं, तो ओवैसी ने भी इस पर अपनी राय रखी।
दरअसल इरफान खान ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रेयर हॉल की मांग की थी ताकि नमाज के वक्त मुस्लिम विधायक वहां इबादत कर सके। वहीं एआईएमआई प्रमुख ओवैसी ने इरफान सोलंकी पर निशाना भी साधा। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से एक मांग रखी है और मांग ये है कि विधानसभा में जब सत्र चलता है तो एक प्रेयर हाउस होना चाहिए, प्रेयर रूम होना चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान भाई, किस तरह से मांग आपने रखी है? क्या कोई लेटर लिखा है? जी नहीं, मैंने लेटर तो नहीं लिखा है। मैंने मांग नहीं, ये सुझाव जो चल रहा है आजकल, जो झारखंड में हुआ, फिर अभी 2-3 दिन पहले बॉम्बे में हुआ। मेरा कहना ये है कि जब विधानसभा चलती है तो उस समय महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। हम ही नहीं, तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र के लगाते हैं। और क्योंकि नमाज हमारी 1 बजे वाली 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली जैसे जैसे टाइम है, तो अगर एक छोटा सा रूम, हमने मस्जिद का नाम नहीं लिया है, हमने प्रेयर रूम का नाम लिया है। अगर हृदय नारायण दीक्षित जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अच्छा समझे तो बना दे, नहीं अच्छा समझे कोई भाई। इससे पहले जब, क्योंकि मैं 15 साल से विधायक हूँ, इससे पहले जहाँ विधानसभा के अंदर जहाँ विधायक लोग बैठ के पहले हाँ और ना लिखा था, अब और देखना जरूर, अब उन्होंने सत्ता पक्ष विपक्ष कर दिया है। तो ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है कि वो विधानसभा के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं। सोलंकी अपनी बात को कहते हुए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सियासी नफे नुकसान के लिए बात नहीं कही गई है। विधानसभा अध्यक्ष से इस बारे में ये बात कही गई है कि विधानसभा अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। एक सुझाव के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन सियासी कद है इरफान सोलंकी का, इसलिए सियासत होना इसमें लाजमी बनता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? अरे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता। यूपी सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन सभी को 2019 में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का भरोसा दिया है। अब 14 सितंबर को यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। और अब खबर लखनऊ से, जहां 1400 करोड़ के स्मार्ट घोटाले का मामला है। 57 आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ने दाखिल की है चार्जशीट। एमपी एमएलए कोर्ट में विजिलेंस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में चार्जशीट लगाई गई है और इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ ही ठेकेदारों और सप्लायर्स के नाम भी हैं। 15 सितंबर को मामले में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि 2007 से लेकर 2011 के बीच स्मार्ट घोटाला हुआ था। लोकायुक्त की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ था। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के किदवई नगर में कार में भीषण आग लगने की जानकारी है। दमकल के आने से पहले कार जलकर राख हो चुकी। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कानपुर के किदवई नगर का ये मामला बताया जा रहा है कि ब्लॉक में खड़ी कार में अचानक आग लग गई और स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया और इसके बाद दमकल विभाग की टीम जब तक पहुंचती तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। स्थानीय लोगों ने जलती कार को बुझाने की कोशिश भी की और दमकल की गाड़ी के पहुंचने से पहले कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। हालांकि कार किस वजह से कार में आग लगी, इस बात की जानकारी नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र के ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। खड़ी कार में अचानक आग लगी और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। हालांकि जब तक टीम पहुंचती तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। प्रदेश के तमाम शहर और जिले वायरल बुखार और डेंगू की चपेट में हैं। ये कानपुर के कुरसौली गांव और बस्ती की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां वायरल बुखार लगातार लोगों को बीमार कर रहा है। कानपुर और बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार प्रशासनिक टीमें लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर लोग कैसे सतर्क रहें, इसकी
हिदायत उन्हें दी जा रही है। वहीं कानपुर में वायरल बुखार और डेंगू की चपेट में इस वक्त कई लोग हैं। यहां के कुरसौली गांव में 7 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। करीब 35 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं 250 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में हैं। आपको बता दें कि यहां की आबादी करीब 1400 है। लगातार बढ़ती बीमारी की वजह से लोगों ने गांव से पलायन भी शुरू कर दिया है। कई घरों में ताले लटके हुए हैं। इस बीच यहां पर नोडल अधिकारी, सीएमओ समेत तमाम अधिकारी गांव का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ले रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायत की गई है कि जांच रिपोर्ट उन्हें नहीं दी जा रही है। इस बीच क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने गांव जाकर हालचाल लिया। बच्चों से भी मुलाकात की गई। बुखार से ही मतलब एडमिट कराई गई पहले माम हॉस्पिटल में, वहाँ से मतलब हमें भेजा गया कि डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज फाइल भी हमको नहीं दी गई हॉस्पिटल से। वहाँ से बीगो और नाक में नली उसके लगी थी। हाईलाइट पहुँचे, हाईलाइट में कोई सुनने वाला नहीं, वहाँ से लेके आए कुलवंती द्वारा, कुलवंती गेट पे ही खत्म हो गई वो। आपदा बहुत ज़्यादा आई है। यहाँ एक वाहन जा रहे बिठोरा, तो एक इधर मरे, तो अब उसको ले जाए कि उसको ले जाए, किसको ले जाए। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 8-9 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या इस गांव के लिए बनी हुई है। आज भी जैसे मुझे जानकारी मिलती है कोई कैजुअलिटी हुई है, और मेरी तरफ से, प्रशासन की तरफ से छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है। अभी 2 वाहन यहाँ परमानेंट में लगवाने का काम कर रहा हूँ। उसके अलावा भी लगातार जांच की व्यवस्था की गई है, इलाज की व्यवस्था की जा रही है, और प्रयास हो रहा है कि जल्दी इस समस्या से